हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम यूनिवर्स लेटर टू सक्सेस। मेरा नाम है विकास और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में जो आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम्स, जैसे अगर मैं बात करूँ एसएससी एग्जाम्स या बैंक एग्जाम या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए जिसके लिए भी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो गाइस, उम्मीद है कि आप लोग डे बाय डे पढ़ रहे होंगे और डे बाय डे इसके नोट्स भी बना रहे होंगे ताकि आप लोगों को जब एग्जाम आए तो कोई ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बात करें अगर आज की डेट की, तो आज है 17 जुलाई और अगर आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो ना, तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और गाइस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए वहां पर ढेर सारे क्विजेस भी अपलोड करता हूँ ताकि आप लोग इस सब का रिवीजन भी कर सकें। तो गाइस उम्मीद है आप लोग ज्वाइन जाकर कर लेंगे। और गाइस अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो तो यार लाइक जरूर कर दिया करो, शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन है कि एडीबी के नए वाइस चेयरमैन के रूप में किसे चुना गया है? तो ये अशोक लवासा जी को चुना गया है। अब अशोक लवासा जी हैं कौन? अशोक लवासा इस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं भारत के, ठीक है ना। और ये जो है 2022 में रिटायर होने वाले हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनका नाम रिक्रूट किया है एडीबी के वाइस चेयरमैन के रूप में और इन्हें वहां पर चुन लिया गया है। तो अब इन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद से इस्तीफा देना होगा अगर ये वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे एडीबी के, तो और बनेंगे भी तो इन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि एक व्यक्ति एक टाइम पर एक ही पद ग्रहण कर सकता है, ये भारत की पॉलिसी है, ठीक है ना। तो अशोक लवासा जी अब एडीबी के वाइस चेयरमैन होंगे, ये न्यूज़ है जो आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप लोगों के एग्जाम में ज़रूर पूछी जाएगी, आप लोग इसको मार्क कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी न्यूज़ है, ठीक है ना। और बात करें अगर दोस्तों ये किस फील्ड को लिए मतलब वाइस प्रेसिडेंट चुने गए हैं, तो ये प्राइवेट सेक्टर के जो ऑपरेशंस होते हैं ना उनके लिए, और प्राइवेट और पब्लिक जो पार्टनरशिप्स है ना उनके लिए इन्हें वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है, ठीक है ना। बात करते हैं अब दोस्तों थोड़ी सी एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी की। तो एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है। एशिया में जितनी सारी कंट्रीज है ना उन सबको डेवलपमेंट के लिए ये पैसा देती है। भारत ने भी इससे लोन लिया था अभी कोविड-19 में, और भी कई सारी कंट्रीज हैं जिनको इनने लोन दिया था कोविड-19 में अपने देश की स्थिति और अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, ठीक है। बात करें अगर इसके फॉर्मेशन की, तो 19 दिसंबर 1966 का इसका फॉर्मेशन है। हेडक्वार्टर इसका फिलीपींस में है और इसके जो हेड हैं इस समय वो हैं मसटुगु असकवा, ठीक है ना। बड़ा ही अजीब सा नाम है, आप लोग देख लीजिए, आप लोग के सामने लिखा हुआ है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किताब है एक जिसका नाम है द टेंग्राम एंड इथियोलॉजिस्ट स्टडी ऑफ द क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो ये एक बुक है, ये किसके द्वारा रिलीज की गई है? तो ये पेमा खांडू जी के द्वारा रिलीज की गई है। अब पेमा खांडू जी कौन है? ये अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं यानी कि चीफ मिनिस्टर हैं, ये उनके द्वारा रिलीज की गई है। अभी वो किस बारे में, देखो जो टेंगम है ना, टेंगम, ये टेंगम लिखा हुआ है, ये टेंगम एक तरीके से, एक मैं कहूँ अगर ये ट्राइब है, ट्राइब से मैं अगर कहूँ कि ये एक जनजाति है जो कि जो एक विलेज है, कुंगुंग विलेज है, ठीक है। देखो मैं आप लोगों को लिख के बता देता हूँ, कुंगुंग एक विलेज है अरुणाचल प्रदेश में, ये वहाँ की एक प्रजाति है और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोगों ने इसके बारे में जानना चाहा है। मतलब कि अरुणाचल प्रदेश के दूर दराज इलाके में ये एक प्रजाति रहती है जिसके बारे में लोगों को बताने के लिए, लोगों को इनसे परिचित कराने के लिए ये बुक लिखी गई है, जिसे पेमा खांडू जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा रिलीज किया गया है, ठीक है। तो ये है ऑल अबाउट इसके जो किताब है उसके बारे में, ठीक है। बात करें अगर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल की, तो वो है ईटानगर, और अगर हम बात करें कि गवर्नर की, तो वो है बीडी मिश्रा, ठीक है। तो इतनी जानकारी आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे कि कोविड-19 के टेस्ट के लिए कोरोजन टेस्ट किट किसने लॉन्च की है? तो ये आईआईटी दिल्ली ने लॉन्च की है, ठीक है। आईआईटी दिल्ली ने एक टेस्ट किट लॉन्च की जिसका नाम लिख रखा है कोरोजन, ठीक है। अब इस टेस्ट किट को किसने लॉन्च किया है? तो इस टेस्ट किट को लॉन्च किया है हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल जी, उन्होंने इसे टेस्ट किट को लॉन्च किया है।
अभी टेस्ट केस किस बारे में, क्योंकि पहले भी कई सारी टेस्ट केस आ चुकी हैं और इस समय भी चल रही हैं, तो ये टेस्ट केस पर दावा किया गया है कि ये सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल और डायग्नोस करने की टेस्ट किट है कोरोना वायरस के लिए, क्योंकि इससे ना डायग्नोस बहुत ही ज़्यादा सस्ते में हो जाएगा। मतलब कि बात करें तो बहुत कम पैसा खर्च होगा अगर आप इससे डायग्नोस करवाते हैं। जी, इसका जो खर्चा है ना वो 650 रुपये के आसपास बताया गया है कि 650 रुपये के आसपास आपके कोरोना वायरस का अगर आप टेस्ट कराते हैं तो वो इतना पड़ेगा। पहले काफ़ी ज़्यादा था, करीब 2 से 2,500 रुपये के आसपास का टेस्ट था, लेकिन इसके बाद अब ये सिर्फ 650 रुपये का हो जाएगा और अभी इसे हर जगह के लिए अवेलेबल करवा दिया जाएगा। धीरे धीरे करके ये पूरे देश में अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप लोग याद रखिएगा कि IIT दिल्ली ने एक कोरोजन नाम की टेस्ट किट को लॉन्च किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो किस कंपनी ने भारत के पहले 3D वीडियो कॉलिंग के लिए स्मार्ट ग्लासेस लॉन्च किए हैं? तो ये रिलायंस जियो ने लॉन्च किए हैं। ठीक है, रिलायंस जियो ने ये 3D ग्लासेस लॉन्च किए हैं। अब ये किस लिए हैं? जैसे कि दोस्तों आप लोगों को बताया कि इस समय क्या चल रहा है, पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, कोई भी अपने घर से बाहर नहीं जा पा रहा है, कोई भी एक दूसरे से मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना गवर्नमेंट ने रूल दिया है। अब ऐसी स्थिति में अगर आप लोग अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से या फिर किसी से भी, अगर किसी को कोरोना वायरस हुआ है तो उससे अगर आप लोग बात करना चाहते हो तो इसके जरिए आप लोग एक 3D वीडियो कॉलिंग करके बात कर सकते हैं और आप लोगों को ऐसा ही महसूस होगा कि वो पर्सन आपके सामने खड़ा है। एक तरीके से आप लोग जानते हो तो होलोग्राफ क्रिएट हो जाएगा, आप लोगों को होलोग्राफ के थ्रू दिखाई देगा। होलोग्राफ एक पर्सन का जिससे भी आप बात कर रहे हैं उसका क्रिएट हो जाएगा और आप लोगों को ऐसा लगेगा आप लोग आमने सामने खड़े होकर ही बात कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने VR ग्लासेस का नाम सुना है, VR ग्लासेस के बारे में सुना है, सिमिलर एज ये भी है। इससे बस ये है कि आप लोग उसमें सिर्फ वीडियो देख सकते हो जो है आपके पास, लेकिन यहाँ पर आप लोग लाइव वीडियो कॉल कर पाओगे। तो गाइस ये रिलायंस जियो द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है ना, तो इतनी जानकारी आप लोग याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं इसके बारे में तो ये 25 ऐप्स के साथ आता है और कुछ सेपरेशनल ऑडियोज भी हैं जिसके द्वारा आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। और इसे रिलायंस जियो की अभी 43rd एनुअल जर्नल मीटिंग हुई थी, उसमें इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों थोड़ी सी रिलायंस जियो के बारे में, तो आप लोग जानते होंगे मुकेश अंबानी इसके हेड हैं। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे सूरीनाम का राष्ट्रपति चुना गया है? तो भाई देखो एक चीज बता देता हूँ, सूरीनाम जो है ना वो एक कंट्री है। ठीक है ना, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, सूरीनाम एक कंट्री है और इसके ना अभी प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ और उसमें इन्हें चुना गया है चंत संतोखी, इनको चुना गया है। ठीक है, अब इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एक इंडियन ओरिजिन के पर्सन है, मतलब भारतीय मूल के नागरिक हैं ये। ठीक है ना, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए कि सूरीनाम के प्रेसिडेंट किसे चुना गया है। सूरीनाम के प्रेसिडेंट चंत संतोखी को चुना गया। इनके पूरे नाम के बारे में बात करूँ तो मैं देखो इनका पूरा नाम है चंद्रिका प्रसाद चंत संतोखी। ठीक है, ये इनका पूरा नाम है। बात करेंगे दोस्तों सूरीनाम की कैपिटल की, तो कैपिटल का नाम है पैरामैरिबो। ठीक है, पैरामैरिबो नाम है उसका। और अगर करेंसी की बात करें तो सूरीनाम डॉलर यहाँ की करेंसी है। तो इतनी जानकारी आप लोगों को सूरीनाम के बारे में याद रखनी है। ठीक है ना, ये साउथ अमेरिका की एक कंट्री है। ठीक है, तो ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो जियो के प्लेटफॉर्म में अगला क्वेश्चन है कि जियो के प्लेटफॉर्म में 7.73% की हिस्सेदारी कौन खरीद रहा है? तो ये गूगल खरीद रहा है। ठीक है ना, गूगल ने जो जियो है उसमें प्लेटफॉर्म में, जियो का प्लेटफॉर्म आप लोगों को पता है, जियो में ढेर सारे ऐप्स वगैरह भी आते हैं और भी कई सारे फीचर्स चलते हैं। तो जियो में अभी 7.73% की हिस्सेदारी कौन खरीद रहा है? ये गूगल खरीद रहा है। ठीक है ना, गूगल जायंट है, IT हब है एक तरीके से। गूगल मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि IT का सबसे बड़ा जायंट है ना वो गूगल ही है। तो गूगल अब जो इंडिया की कंपनी है रिलायंस जियो, उसमें 7.73 के स्टेक्स खरीद रहा है। ठीक है ना, जो कि अप्रोक्सीमेटली हो गए करीब करीब 33,737 करोड़ रुपए के आसपास। छोटी मोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी, क्योंकि जियो जो है वो बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तो थोड़ी सी दोनों के बारे में हम बात करेंगे। गूगल के बारे में अगर हम बात करें तो गूगल का जो हेडक्वार्टर है वो है कैलिफोर्निया US में, और जो इसके CEO हैं वो हैं इस समय सुंदर पिचाई इसके CEO हैं, आप लोगों को भी पता है। ठीक है, और अगर अब मैं बात करूं कि थोड़ी सी रिलायंस जियो के बारे में, तो रिलायंस जियो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो है मुंबई में, महाराष्ट्र मुंबई में। और CEO या फिर मैं कहूँ चेयरमैन या फिर इसके हेड या फिर इसके फाउंडर कहूँ, फाउंडर तो खैर इनके फादर थे, लेकिन अगर हम बात करें कि तो कौन है, वो है मुकेश अंबानी जी। ठीक है, मुकेश
अंबानी। तो इतनी जानकारी आप लोग याद रखिएगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, एक चीज छोटी सी और बता दूं, फेसबुक भी इसमें स्टेक खरीद रहा है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हाल ही में इस साल का देखो, इस साल का 2020 का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है देखो एन चंद्रशेखरन को मिला है, यानी कि नटराजन चंद्रशेखरन, ठीक है ना, इनको मिला है। और जिम टैकलेट इनको भी मिला है। ठीक है ना, तो इन दोनों को मिला है, तो इनका आंसर होगा 1 and 2 बोथ। तो ये इसका आंसर होगा, इनको ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिला है। अब देखो नाम से ही पता चला लीडरशिप है, तो किसी चीज की लीडरशिप के लिए इन्हें अवार्ड मिला होगा। ठीक है ना, इस अवार्ड को किसके द्वारा दिया जा रहा है? देखो इस अवार्ड को दे रहे हैं USIBC। ठीक है ना, तो इसके द्वारा ये अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, ये किस फील्ड में दिया जा रहा है? देखो ये बिजनेस के फील्ड में दिया जा रहा है। ठीक है, एन नटराजन चंद्रशेखरन के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो टाटा ग्रुप है ना, टाटा, आप लोग को टाटा, रतन टाटा का नाम सुना, तो ये उसके CEO हैं। और वहाँ का जो नेतृत्व है इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से किया है, उन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ की है, तो इसीलिए इन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ कि जिम जो टैकलेट है वो कौन है, तो वो एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून है, और इन्होंने अपने बिजनेस को काफ़ी अच्छा हैंडल किया है और कंट्री की ग्रोथ में काफ़ी मदद की है, तो इसीलिए इन्हें ये भी अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप लोग याद रखिएगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, आप लोगों को मैं हर क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें बताता जाता हूँ, और आप लोग उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नोट्स बनाते जाएंगे, आप लोग पढ़ते जाएंगे डेली, डे बाय डे। देखो अगर यार पसंद आता है तो यार लाइक कर दिया करो, नीचे लाइक का बटन है, आप लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली केबल रेल ब्रिज योजना शुरू की गई? मतलब कि जो रेल ब्रिज है वो बनाया जा रहा है किसके ऊपर? नदी के ऊपर बनाया जा रहा है केबल के द्वारा। मतलब अब तक क्या होता था, आप लोगों ने अगर देखा हो तो पिलर बनाए जाते थे नदी में और फिर उसके ऊपर ब्रिज बनाया जाता था, लेकिन देश में अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिना किसी पिलर के जो नदी है उसके ऊपर ही केबल लगाकर, सॉरी एक सेकंड ना, केबल लगाकर उससे ब्रिज रोका जाएगा। ठीक है ना, अब अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर किया जा रहा है, तो ये करा जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में कटरा बनिहार जो रेलवे ट्रैक है वहां पर ये किया जा रहा है। और मैं बात करूँ तो देखो ये चिनाब जो नदी है ना, चिनाब नदी के ऊपर बनाया जा रहा है ये पुल। ठीक है, तो ये एक केबल रेल ब्रिज है जो कि बनाया जा रहा है चिनाब नदी के ऊपर। आप लोगों से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि किस नदी के ऊपर बनाया जा रहा है, तो ये चिनाब नदी के ऊपर बनाया जा रहा है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अब एक चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि देखो ये पुल कितना लंबा बनेगा। देखो ये पुल बनेगा 473.25 मीटर का, इतना लंबा ये पुल बनने वाला है। तो इतनी जानकारी आप लोग याद रखिएगा, इस क्वेश्चन से भी रिलेटेड आप लोगों से यही पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कि हाल ही में एक बुक थी कि इफ इट ब्लीड्स नाम की पुस्तक को किस रिलीज किया गया है, उसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं स्टीफन किंग्स ने इस पुस्तक को लिखा है, उसे हाल ही में रिलीज किया गया, जिसका रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा है, लोगों को ये पसंद भी आ रही है। ये क्या है? देखो स्टीफन किंग्स ने की जो एक 4 कहानियां लिखी हैं, ये उसका संग्रह है, मतलब कि ऑल अबाउट 4 कहानियों में क्या क्या है उन सबका एक निचोड़ निकाल कर ये एक बुक लिखी गई है। ठीक है, बात करें अगर स्टीफन हॉकिंस की, तो स्टीफन हॉकिंस को 2014 में नेशनल मेडल मिला था आर्ट के लिए। ठीक है, नेशनल मेडल ऑफ आर्ट से सम्मानित किया गया था, तो ये भी जानकारी आप लोग याद रखिएगा। बात करें अगर रस्किन बॉन्ड की, तो अभी मैंने आप लोगों को कल के मतलब या एक सेकंड कल या परसों के में आप लोगों को पढ़ाया था कि एक बुक है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, जो कि अभी 20 जुलाई को रिलीज होने वाली है, उसको लिखा था इन्होंने। ठीक है, और जावेद अख्तर को आप लोगों को मैंने पढ़ाया था थोड़े टाइम पहले कि जो एक अवार्ड है वो इनको दिया गया था। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि जो है हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? तो ये 15 जुलाई को मनाया गया। ये है क्या? तो देखो पूरे विश्व में जो युवा हैं उनको कौशल प्रदान करने के लिए, उन लोगों के कौशल में मतलब कौशल जो है स्किल्स में बढ़ोतरी देने के लिए, ठीक है ना, स्किल्स को बढ़ाने के लिए, स्किल्स में ग्रोथ करने के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए ये स्किल्स
डे जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर आप में कोई प्रतिभा है, आप में कोई टैलेंट है, अगर आप सिंगिंग करते हैं, डांस करते हैं या कोई भी ईटीसी आप लोग करते हैं, जो आप में टैलेंट है, आपका जो कौशल है, आपका जो स्किल है, उसको निखारने के लिए, उसको पहचानने के लिए, उसको एक अलग पहचान देने के लिए ये जो डे है वो मनाया जाता है। और ये इस बार 15 जुलाई को मनाया गया। हर साल ये 15 जुलाई को ही मनाया जाता है। ये वर्ल्ड यूथ स्किल डे है, इंडिया का नहीं है लेकिन वर्ल्ड लेवल पर मनाया जाता है, तो इंडिया में भी मनाया जाता है, मतलब ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं। इस बार की जो थीम थी वो थी स्किल्स फॉर रेजिलियंस यूथ। ठीक है ना, तो ये थीम भी आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों से थीम भी पूछ ली जाती है कई बार। ठीक है ना, वरना आप लोग याद रखिए 15 जुलाई को ये विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों ये थे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर्स के थे, आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी थे। अब हम बात करेंगे कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में जो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। आप लोग इसी देश में रहे तो आप लोग इनकी चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपना 92वां यानी कि 92th स्थापना दिवस मनाया था। ठीक है ना, और इस बार जो है उन्होंने किसानों के जो महत्व है भारत की अर्थव्यवस्था में उसके बारे में काफ़ी कुछ कहा है, उनको सराहा है, काफ़ी ज़्यादा उनको धन्यवाद कहा है। और उन्होंने कहा है कि हम इसे और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है भारत में किसानों की क्या स्थिति है, उनको अपनी फसलों के पैसे तक नहीं मिलते। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस बार बहुत ज़्यादा काम किया जाएगा, ऐसा भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र परिषद द्वारा कहा गया है अपने 92वें स्थापना दिवस पर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि जो पोबा रिसर्च फॉरेस्ट है एक असम में, वो अपग्रेड किया जा रहा है और उसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जा रहा है। ठीक है ना, ये अब तक एक रिजर्व फॉरेस्ट हुआ करता था, अब इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया गया है, मतलब कि अपग्रेड कर दिया गया है रिजर्व फॉरेस्ट से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ये कहाँ पर है? असम में है। ठीक है, तो ये आप लोगों के एग्जाम में भी आ सकता है वैसे तो। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं कि जो रूस है, रूस जो स्टडी कर रहा है, मतलब रूस शायद वैक्सीन बना रहा है, रशिया जो है जिसे हम कहते हैं, रशिया कोरोना वायरस की वैक्सीन लॉन्च करने वाला है जल्दी, ऐसी न्यूज़ आई थी। और यूके, यूएस और कनाडा तीनों देशों ने रूस पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने उनका डेटा चोरी किया है, मतलब साइबर डेटा चोरी कर लिया है, जो उन्होंने केस स्टडी की थी कोरोना वायरस के ऊपर, और उसी के ऊपर से मतलब जो है जो वैक्सीन निकाली जा रही है, जो कि चोरी का डेटा करके निकाली जा रही है। तो ये रूस के ऊपर आरोप लगाए गए हैं यूके, यूएस और कनाडा द्वारा। ठीक है, आगे है कि जो मैक्री रशरफोर्ड है ना, उन्होंने रिसीव किया है ऑनरेरी डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर। अब ये कौन है? मैक्रस रशरफोर्ड कौन है? ये एक इंग्लैंड के फुटबॉलर हैं और इन्होंने अभी ऑनरेरी डिग्री अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से ली है। ठीक है ना, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन्होंने ये 22 साल की उम्र में ले ली है और ये आगे ऐसा करने वाले यंगेस्ट पर्सन बन गए हैं, मतलब यंगेस्ट पर्सन बन गए हैं जिन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से ये ऑनरेरी डिग्री मिली है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि जो वैक्सीन है कोरोना वायरस की, वो इंसानों पर पहले टेस्ट में पास हो गई, ऐसा यूनाइटेड किंगडम यानी यूके द्वारा कहा गया। यूके ने एक वैक्सीन डेवलप की है जिसका जो टेस्ट है वो इंसानों पर किया गया और अब इंसानों पर वो सफल रहा है, ऐसा यूके ने कहा है। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम बात करें तो देखो, चलो ये थे आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का सेशन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों के एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप लोगों के लिए डेली मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ और उम्मीद करता हूँ मैं आप लोग डेली डे बाय डे पढ़ रहे होंगे, डे बाय डे सीख रहे होंगे, डे बाय डे नोट्स बना रहे होंगे। और आपके आने वाले, जैसे मैं बात करूँ एसएससी सीपीओ का एग्जाम आने वाला है, ठीक है, सितंबर में ये एग्जाम होगा। अगर आप लोग अभी से डेली डे बाय डे पढ़ते रहेंगे तो आप लोगों को एग्जाम में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी चीज़ों को रिवाइज करने में या किसी भी चीज़ को कोई भी सॉल्व करने में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग डे बाय डे नोट्स बना रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी पढ़ सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।